तो 2022 के पेपर से 21-22 के पेपर से इसका इनफ्लो बढ़ा है। नाटा के क्वेश्चन में डायरेक्ट कई क्वेश्चंस यूसीट के टाइप के आ जाते हैं, वैसा ये आपके सामने है। ये डायग्राम बेस्ड पजल के क्वेश्चंस होते हैं जो हम यूसीट के अपने डेडिकेटेड बैच में देखते हैं। नाटा की क्लासेस में भी हमने देखेंगे क्योंकि इसके इनफ्लो हो रहे हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस ही हैं और मैंने जैसे बताया इनकी प्रैक्टिस आपको आंख बंद करके करनी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोर्स में आ रहा नहीं आ रहा, आपको पर डे बेसिस पे करनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जामिनेशन तभी बीट कर सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं जब आप उसका पेपर पैटर्न पता हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से ज्यादा प्रेजेंस रहती है और एट अ टाइम हमें पेपर टाइम पे कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद के लिए कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना है। पहले हमें उन क्वेश्चंस को करना है जो टाइम बाउंडेड मैनर में हम कंप्लीट कर सकें। तो इन सारे फैक्टर्स को, पेपर पैटर्न को, क्वेश्चन की प्रेजेंस को और बहुत से अदर चीजों को आज के सेशंस में हम देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर पेपर, नाटा पेपर रीजनिंग। मतलब प्रीवियस या नाटा पेपर में रीजनिंग कैसे आती थी, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उनके बेस्ट अप्रोच क्या है, इन सारे छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के सेशन में हम देखेंगे। अगर आप नाटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपकमिंग टाइम में नाटा का पेपर आपको देना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, टॉपिक पढ़ लेना, मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, मैंने कुछ और टॉपिक पढ़ लिया, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर के बारे में समझना, चैप्टर्स के बारे में समझना, टॉपिक और उनके टाइप्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, एक एक्स्ट्रा एज देता है। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तभी आप पेपर निकाल पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं पेपर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हमारे अप्रोच और कॉन्फिडेंस से निकलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, हाँ तो एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, एक बार हल्का सा व्यू लेते हैं। कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस अलोंग विद एग्जाम वेटेज। मतलब रीजनिंग का सिलेबस क्या है नाटा के पेपर में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, अलग अलग टॉपिक्स की वेटेज क्या है, जैसे वर्बल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉजिकल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैकेनिकल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके, इसको हम समझना की कोशिश करेंगे। और ये रीसेंट नाटा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है फ्रेंड्स। जैसा आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से आफ्टर कोविड नाटा का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। मतलब हर बार नाटा अपने पैटर्न को 80% तक चेंज कर दे रहा है। तो ये चीज़ें समझना, पेपर पैटर्न के बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। इसके साथ साथ मैं कुछ सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ओरिजिनल पेपर में आए हैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उनके सॉल्यूशंस कैसे हैं ये डिस्कस करने के, हम सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, उनका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उन सॉल्यूशंस के, हम कहीं ना कहीं ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, बेस्ट वे टू स्टडी रीजनिंग फॉर नाटा एग्जाम। नाटा एग्जाम के लिए अगर हम रीजनिंग को प्रिपेयर करना चाहते हैं, 100% इसमें स्कोर करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो, हमारी टेक्निक क्या हो, इनको कहीं ना कहीं हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा वाले हैं। तो ये कुछ हमारे अलग अलग बेटा कंपोनेंट हैं जो आज के सेशंस में आपको डील होते दिखेंगे। ओके, अबाउट रीजनिंग इन नाटा एग्जाम। अब सबसे पहले नाटा एग्जाम में रीजनिंग कैसे आ रही है, कितना वेटेज है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारे स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, नंबर 1, द प्रोसेस, पहले रीजनिंग है क्या, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन और जजमेंट। रीजनिंग होता क्या है, किसी ये आपने स्कूल्स में नहीं पढ़ी होगी, स्कूल में मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, सब पढ़ा होगा, पर रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी। बेटा रीजनिंग हमारे किसी सिचुएशंस पे रिएक्शन होते हैं। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे बेस्ट रिएक्शन या बेस्ट जजमेंट क्या हो सकते हैं, वो रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग में दोस्तों कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं होता है, बस यहाँ मेजरली कनेक्टेड टू स्टेटमेंट एंड माइनरली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट होता है। यहाँ सही और गलत जैसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में कोई चीज़ थोड़ा ज़्यादा सही है, किसी की नज़र में थोड़ा कम सही है, बस यही चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल। मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए ताकि मैं आपको बता सकूं आता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये आप जब आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप पेपर में नहीं अच्छा कर पाएंगे। आप हमेशा डाउट में रहेंगे, यार ये आता भी है या नहीं, ये रिलेवेंट है भी नहीं। उन सब का सोल्यूशन ये सेशन है। तो वर्बल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
लॉजिकल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हमें नॉन वर्बल के क्वेश्चंस, मतलब रीजनिंग के हर टाइप के क्वेश्चंस हमारे नाटा पेपर में आ रहे हैं। अच्छा, 30 मिनट्स टू 45 मिनट ऑफ स्टडी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप नाटा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में, नाटा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, तो बेटा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की डेडिकेटेड डिसिप्लिन स्टडी आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप पर डे बेसिस पे 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिव, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है नाटा के पेपर में रीजनिंग में मोर देन 90% परफॉर्म करने के लिए। मैं 100% नहीं कह सकता बेटा, 100% में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, ये सबके साथ है। देखिए यहाँ बात एक्सेप्ट करने की है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो एट अ टाइम रिस्पॉन्ड नहीं किए जा सकते, किसी के लिए भी, वो हमारे मेरे लिए हो, आपके लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो इसलिए मैं 90% से ऊपर हमें यहाँ पे स्कोर करने के लिए 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की स्टडी हमें करनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल इजी, अब ये यही चीज़ है ना, ये सब पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैंने पेपर को एनालिसिस करके आपके लिए बनाया है। बेटा जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी और इजी प्लस है, माने यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस सेगमेंट से आपको टफ क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, एक दो टॉपिक छोड़ के। नंबर 1 सीरीज, सीरीज के कभी कभी क्वेश्चन जो टफ नहीं है, लेकिन हमारा माइंड उस कोड पे पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्ट नहीं करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते वो टफ है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा माइंड रिएक्ट नहीं करता है उन क्वेश्चंस के लिए, तो हम बेहतर समझ या कर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या है, इजी और इजी प्लस की डिफिकल्टी मिलने वाली है। नेक्स्ट, 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर क्लासरूम कंटेंट। हम जब इसके आगे क्लासेस में, सेशंस में, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप पेपर उठाएंगे तो देखिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ 90% तक के क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आपको मिलेंगे। जो मैं कराऊंगा एक एक टॉपिक, सारे टाइप्स को, डिफिकल्टी को डिवाइड करके, उसके बाद आपको पेपर में 90% क्वेश्चंस अपने क्लासरूम कंटेंट से मिलेंगे। एक दो क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं ले सकता, वो ऊपर नीचे हो सकता है और हमेशा होता भी है, इसको नहीं बोल सकते, इसको कवर नहीं कर सकते। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। मैं मिसगाइड वाली चीज़ में बिलीव बिल्कुल नहीं करता दोस्तों। आगे, हाँ, अब 30 सैम्पल क्वेश्चन अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस और क्वेश्चन एंड क्लासरूम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इज बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब देखिए रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, पर मैंने इन जर्नल एवरेज कैंडिडेट के हिसाब से डेटा लिखा है। अगर आप 30 सैम्पल क्वेश्चंस लगा लेते हैं टॉपिक के, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो मैं खुद से कराऊंगा आपको, और क्लासरूम के जितने क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद से आपको कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन अगर आप लगा लेते हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं, मैं हर टॉपिक के एंड में एक सेशन, स्पेशल सेशन 5 क्वेश्चंस का रखता हूं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मेगा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट को से भी बड़ा मेगा इंपॉर्टेंट। तो उस मेगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, मैं हर टॉपिक में आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगर वो 5 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो आपको उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम नहीं देगा 99% केसेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का है 30 सैंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ऑल क्लासरूम कंटेंट। इतना आपने कर लिया दोस्त, ये मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल चिल होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम उनको बेस्ट अप्रोच से डिस्कस कर सकते हैं, सिलेबस बेसिकली क्या है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले वर्बल का सिलेबस देख रहे हैं, सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है दोस्तों। ये बहुत मैंने आपको स्टडी करके सिलेबस अपने बच्चों के लिए बनाया है, इसमें सब कुछ मेंशन है। देखिए, चैप्टर का नेम मेंशन है, क्वेश्चंस टाइप कितने क्वेश्चंस में मेंशन है, डिफिकल्टी लेवल मेंशन है, इंपॉर्टेंस लेवल मेंशन है, एग्जामिनेशन वेटेज मेंशन है, सब कुछ यहीं पे। इस इंडिविजुअल सिलेबस को ही देख के आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा, आपको कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, कुछ टॉपिक्स को रेड कलर से किया गया है बच्चों। ये जो टॉपिक्स रेड कलर से हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस का इनफ्लो होता है। और भी टॉपिक्स हैं पर इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये वर्बल के टॉपिक्स आपके सामने सब कुछ मेंशन है। मूव टू सम अदर वर्बल टॉपिक्स। अब हम कुछ और वर्बल के टॉपिक देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपके सामने सब कुछ स्क्रीन पे, जरा इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, और इनमें से स्पेसिफिकली ये वाले पे बच्चों, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से सीरीज, ये मैंने पहले भी आपको बताया है और मैं आगे भी आपको बताते रहूँगा। और मैं 3 गोल्डन टिप्स पे बिलीव करता हूँ। मैं अपने हर स्टूडेंट को जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है या मीनवाइल 3 गोल्डन टिप्स देता हूँ, उनमें से एक ये है। आगे मैं कभी डिस्कस करूँगा डिटेल में, अभी मैं आपको एक बता दे रहा हूँ सीरीज।
अगर आप अपनी एजुकेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपने विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन और एप्टीट्यूड स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दोस्त पर डे 2 to 5 सीरीज के क्वेश्चन, इसे किसी होमवर्क के फ्रेम में मत बाउंड करिएगा। सर ने बोला है तो इतना करना नहीं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ठीक है, ओके, डेली एक्टिविटीज जो हमारी है, वैसे ही पर डे बेसिस पे 2 to 5 क्वेश्चन सीरीज के आप लगाना स्टार्ट करो आंख बंद करके। क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान, इसमें मत जाना। रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना स्टार्ट करो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, तुम देखना 1 साल बाद आपके माइंड की जो कैपेबिलिटी है आपको प्रीवियस के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर दिखेगी, क्योंकि ये हमारे लिए माइंड एक्सरसाइज है। हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम जिम करते हैं बॉडी के लिए, लेकिन हम माइंड के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये जो सीरीज है, ये जो टॉपिक है बेटा, ये माइंड एक्सरसाइज के तौर पे बिहेव करता है और बहुत हेल्प करता है बच्चों को। तो आपको इसके पर डे 2 to 5 क्वेश्चन, ये आप पे डिपेंड है, आपके पास कितना टाइम है। ज्यादा टाइम में 5 कर लिया, कम टाइम में 2 कर लिया, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे करिए, बेनिफिट बहुत है इसका। तो ये वर्बल के कुछ टॉपिक्स हमने देखे। नाउ मूव टू लॉजिकल। अब हम लॉजिकल पे आते हैं। लॉजिकल में क्या है, जब हम लॉजिक्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्बल में क्या था, हमें फैक्ट्स पता होते थे, हम उनके बेसिस पे रिएक्ट कर रहे होते थे। पर जब हम लॉजिकल रीजनिंग में जाते हैं बेटा, तो हम लॉजिक्स पे, सिचुएशंस के उस पे बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ देखिए आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। ये जो टॉपिक स्लॉगिज्म है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पर स्लॉगिज्म से क्वेश्चंस थोड़े से आए हुए हैं आपके नाटा पेपर में, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा। नाउ मूव टू लास्ट वन, नॉन वर्बल, मेगा इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हमारे डिजाइन एंड आर्ट के एग्जाम में फ्रेंड्स थोड़े ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू अपनी चीजों को बताना होता है डिजाइन और आर्क लाइन में। सो इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस का इनफ्लो काफी होता है। सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, इसको ही देख के आपको सब क्लियर होगा। ओके बच्चों, जरा इन 2 टॉपिक्स को देखिएगा। इनके क्वेश्चन हर बार पेपर में रहते हैं, मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से, मुझे याद है क्वेश्चंस 18 का शायद है, वो अपनी तरफ से भी आपको दूंगा बना के यहाँ पे। पर ये इसके टॉपिक के क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, इनको काफी इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। रीजनिंग है क्या, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे नाटा पेपर में आते हैं, कितना टाइम देना चाहिए ताकि हम बेहतरीन तरीके से इसमें परफॉर्म कर सकें, और इंडिविजुअल सिलेबस क्या है वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल का। अब सीधे मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चल रहा हूँ। देखिए आज का सेशन इसीलिए है, क्वेश्चंस बन कैसे, बातें तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, उनकी डिफिकल्टी क्या है, कैसे अप्रोच करना है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं सोल्यूशन में आपको यहाँ नहीं ले जाना चाहता, आगे के सेशन से सीख लें, टॉपिक वाइज करेंगे, सब सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा एक बात और बता दूं, कुछ बच्चों को लगेगा सर नाटा का पैटर्न तो हर बार बदल रहा है, क्या ये रिलेवेंट है? एग्जैक्टली बेटा, पैटर्न बदलता है, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन नहीं बदलते हैं। ब्लड रिलेशन पहले भी आता था, बीच में भी आ रहा, आगे भी आएगा। डाइस पहले भी आता था, अभी भी आ रहा, बाद में भी आएगा। इस चीज को पूरा तरीके से क्लियर रखिएगा, ठीक है। हमें फॉर्मेशंस को देखना है और ये कभी चेंज नहीं होगा। पैटर्न में कुछ बढ़ा दिया, कुछ कम कर दिया, क्रिएटिव लाया, क्रिएटिव हटा दिया, ये सब चीजें चलती हैं। अब बच्चों जरा देखना, ये जो मैं पेपर आपके सामने से मैं कर रहा हूं, ये 2023 सेट्स के पेपर हैं, ठीक है। वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पहले मैं टॉपिक बता दूं, ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, देखिएगा कैसे कैसे इसे बनाते कैसे हैं क्वेश्चन। ये हम टाइप 3 को करेंगे बेटा, आपने कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 3 बेस्ड ऑन कंडीशंस, उसका ही हमारा क्वेश्चन है सब टाइप 2। इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, एंड रूबी इज कॉल्ड एमरल्ड, देन विच इज चीपेस्ट। अब हमें बताना है इसमें सबसे चीपेस्ट कौन है, सबसे सस्ता कौन है। तो इसका तरीका क्या होता है जरा देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, वर्बल का क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। अब इसका तरीका क्या होता है बच्चों, हमारा जो सबसे चीपेस्ट एलिमेंट होगा वहां पे, जैसे मान लीजिए हमारा सबसे चीपेस्ट कोई एलिमेंट है बी, मान लीजिए, तो बी मेरा नेचुरल आंसर है, लेकिन बी को इस कोड सिस्टम में क्या कहते हैं, लेकिन बी को इस कोड सिस्टम में क्या कहते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिल्वर हमारा सबसे चीपेस्ट है बेटा, तो सिल्वर को क्या कहते हैं, रूबी, तो हमारा आंसर रूबी हो जाएगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको सॉल्यूशंस पे नहीं ले जा रहा हूँ। अभी हमारा सबसे सिल्वर है तो सिल्वर आंसर नहीं होगा, सिल्वर को इस कोड में क्या कहते हैं, रूबी कहते हैं, तो हमारा आंसर रूबी हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर होगा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का क्वेश्चन है वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ना 90% क्वेश्चंस क्लासरूम कंटेंट से ही आपको मिलेगा। नंबर 2, ब्लड रिलेशन। वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी भाई हैं, ये ब्रदर हैं। सी एंड डी आर सिस्टर। ए सन इज डी ब्रदर, जो ए का लड़का है मुझे नहीं पता कौन है, वो डी का ब्रदर है। बना दिया। ये हम ये बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, हम बेसिकली बना रहे हैं बेटा एरो टेक्निक का यूज करते हुए फ्लो चार्ट। ये आगे टॉपिक में हम देखेंगे। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब देखो ए का जो लड़का है वो इनका क्या है, भाई है। ठीक है, ये इनका भाई है, तो ये इनके क्या हो गए, ये इनके हो गए पेरेंट, ये इनके फादर हो गए, ये इनके फादर हो गए। अब पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ये इनके फादर हैं तो ये उनके भाई, मेरे पापा का भाई, मेरे पापा के भाई मेरे क्या लगेंगे, मेरे अंकल लगेंगे, तो ये मेरे अंकल लगे, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, अंकल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेसिकली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सोल्यूशन बताने की तरफ नहीं ले जा रहा था, मैं फिर से बता दूं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अप्रोचेस को क्लियर करा सकूं। टॉपिक है ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। जो मैंने डायग्राम बनाया है ये मैं आगे आपको जब टॉपिक ब्लड एंड रिलेशन कराऊंगा वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी तक 2 क्वेश्चन हमने देखे, दोनों वर्बल रीजनिंग से थे। आगे बढ़ते हैं। स्लॉगिज्म, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है स्लॉगिज्म। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको निगेटिव स्टेटमेंट्स कंक्लूजन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उस शॉर्ट ट्रिक का यूज करिएगा, बहुत आसानी से इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली आप टॉपिक को देखते हैं क्या, स्लॉगिज्म। इसमें होता क्या है, स्लॉगिज्म में बेटा हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं जैसे आपको दिख रहा है, और उसके बाद उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं। सिलोगिज्म में होता क्या, पहले समझ लें। हमें यहाँ पे बेटा कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे दोस्तों हमें कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। हमें ये देखना होता है कि क्या वो कंक्लूजन उस स्टेटमेंट के बेसिस पे करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है। तो अब इसका डायग्राम, इसके 2 तरीके होते हैं, एक डायग्राम मैथड है, एक परसेंटेज मैथड है। जो डायग्राम मैथड है वो ईजी है और यूनिवर्सली हर क्वेश्चन पे लग जाता है। हमारे जो यूसीड के क्वेश्चंस होते हैं उस पर परसेंटेज मेथड इफेक्टिवली काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं आपको डायग्राम मेथड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। करते क्या है, डायग्राम देखिएगा, टॉपिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सम मेन आर किंग, कुछ मेन ऐसे हैं जो किंग है, तो सम का डायग्राम ऐसे बनता है, बना दिया, सम मेन आर किंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल किंग्स आर गोल्डन क्राउन, जितने किंग हैं वो सब के सब क्या है, गोल्डन क्राउन, गोल्डन क्राउन। सम मेन आर किंग, पहले सम वाला बनाया, फिर ऑल द किंग्स आर गोल्डन क्राउन। अब उसमें मत जाइएगा कि इसका मतलब क्या है, यहाँ मतलब नहीं हो, मैं भी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत अलग अलग वर्ड मिलेंगे, तो मतलब में नहीं जाना है, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये हमारा डायग्राम होने वाला है। ठीक, अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। ऑल मेन हैव गोल्डन क्राउन, सारे मेन गोल्डन क्राउन है, तो ऑल मेन, ऑल में जो पहले लिखा होता है वो बाद वाले से कंप्लीटली सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मेन टोटल गोल्डन क्राउन से सराउंडेड है, क्या ऐसा बना है? देखिए ये पूछ रहे हैं, क्या सारे के सारे मेन गोल्डन क्राउन से सराउंडेड हैं? इधर आके देखो, नहीं भाई, कुछ तो हैं सर, कुछ तो हैं, पूरे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, इनकरेक्ट। ठीक, नंबर 2 पे आते हैं। ऑल किंग आर मेन, ऑल दुनिया के जितने किंग हैं वो सबके सब मेन हैं, तो इधर देखिए ऑल में ये पूछ ऐसा रहे हैं, ऑल किंग आर मेन, क्या ऐसा बना हुआ है? इधर आ जाइए, क्या सारे किंग मेन से सराउंडेड है? नहीं सर, थोड़े से हैं, सारे तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। इस स्टेटमेंट पैटर्न के बेसिस पे दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू। देखिए विद इन 30 सेकेंड आंसर आएगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं विद इन 30 सेकेंड आप तीनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो यही जानना है किस क्वेश्चन को टाइम कितना देना है और किस क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप करना है, बाद में देखेंगे, समय बच, हर क्वेश्चन में मार्क्स सेम मिलना है तो हम क्यों अपना टाइम एक पे खराब करें। आगे हमारे पास टाइम बचेगा तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कहानी आपके सामने है, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन 30-40 सेकंड में सॉल्व कर लें, नहीं।
दोस्त कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां हमें टाइम लगेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा, तो वहां पे कैसे मैनेज करना है और अदर क्वेश्चंस में जो हम टाइम सेव कर रहे हैं वो वहां कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब सीखना है। यही सब आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए बाय द वे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाटा ने 2022 में यूसीड के पैटर्न को बहुत फॉलो किया, कंप्लीटली पूरा पूरा पैटर्न फॉलो कर लिया था बेटा, और क्वेश्चंस पूरे उठा दी, कॉमन कर दिए थे। तो 2022 के पेपर से 21-22 के पेपर से इसका इनफ्लो बढ़ा है। नाटा के क्वेश्चन में डायरेक्ट कई क्वेश्चंस यूसीट के टाइप के आ जाते हैं, वैसा ये आपके सामने है। ये डायग्राम बेस्ड पजल के क्वेश्चंस होते हैं जो हम यूसीट के अपने डेडिकेटेड बैच में देखते हैं, नाटा की क्लासेस में भी हमने देखेंगे क्योंकि इसके इनफ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई आइडेंटिफाई द करेक्ट शैडो ऑफ नैन्सी। ये जो बंदी है, थोड़ी सी इमेज ब्लर आ रही होगी आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो बंदी है बेटा, इसका करेक्ट हमें शैडो बताना है। तो इसका शैडो कैसे बनेगा, ये आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे बना रखे हुए हैं। अब आपको इसमें करेक्ट शैडो बताना होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि इसकी पोजीशन क्या है। जैसी पोजीशन होगी वैसे ही शैडो आएगा। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ वो चीज़ें ऐसे एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो हो रही हैं जैसे कि ओरिजिनल उसने वहाँ पे किया है। तो आपको हैंड्स की पोजीशन देखनी है, फेस की देखनी है, लेग्स की देखनी है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो बच्चों जरा देखना, सबसे पहले अगर ये फ्रंट मान लें, ये इसका राइट हैंड होने वाला है, ये इसका लेफ्ट हैंड होने वाला है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है। इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड है, जरा लेफ्ट हैंड की पोजीशन देखिए कहाँ पे है, टॉप पे है। लेफ्ट हैंड की पोजीशन उसके सर के ऊपर होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है? एलिमिनेट, 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 एलिमिनेट। कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है एलिमिनेशन। मुझे सही नहीं ढूंढना है, मुझे सही ढूंढना नहीं, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिला नहीं। मुझे गलत वो लोगों को दूर कर देना है। अगर मैंने अपने लाइफ से गलत चीज़ों को दूर कर दिया या इस क्वेश्चन में गलत डायग्राम को दूर कर दिया, जो बचेगा वही सही है। लाइफ लेसन हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारे रिमूव हो गए। अब हम आते हैं राइट हैंड पे। बेटा राइट हैंड देखिए बॉटम की तरफ है, जो उसकी फ्रॉक है उसके पास टच करते हुए राइट हैंड होना चाहिए। कहाँ कहाँ राइट हैंड ऐसे नहीं है, हटा दो। एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट। ये तो मेरे एलिमिनेट हो गए, ये सब मेरे एलिमिनेट। अब बचे कौन से? बचा है 5 नंबर, 7 नंबर एंड 10 नंबर। ये 3 हमारे बचे। अब इन 3 में देखना पड़ेगा कि क्या कहीं कुछ ऐसा है जो थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा टिल्टेड है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं 5 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज़रा देखिएगा, लेग्स की पोजीशन देख लेते हैं। ओके फाइन, हैंड सही है, फेस कुछ गलत दिख नहीं रहा है, जनरल ऑब्जर्वेशन में भी कुछ गलत दिख नहीं रहा है। फ्रॉक में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चेंज दिख रहा है, पर ये आगे देखेंगे, होल्ड करते हैं अभी इसको। अगला देखते हैं, 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर पे देखिए, लेग्स दोनों परफेक्ट हैं। एक मिनट, फाइन, हैंड परफेक्ट है और ठीक है, करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 नंबर पे आते हैं। 9 में हटा दे, सॉरी 10 हटा दीजिए, फेस गलत डायरेक्शन में। 10 में फेस हमारा गलत डायरेक्शन में, जो इधर की तरफ से इधर था, तो हट गया। अब मेरे पास बचे कौन कौन से बेटा? 5 एंड 7। अब 5 एंड 7 को आराम से अच्छे से देखते हैं कि कहाँ दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन सा अलग हो रहा है। तो बेटा मुझे जो लग रहा है, जरा इधर देखिएगा, इसकी फ्रॉक में यहाँ पे कहीं कोई डेप्थ इन मतलब इनपुट होता है, अंदर अंदर जाता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये वाली फ्रॉक का पोजीशन देखिए, यहाँ पे लेग नहीं, इस फ्रॉक से कवर होते हुए कहीं, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस बाउंड्री पे कहीं पे लेग कवर अंदर की तरफ नहीं दिख रहा है, मतलब फ्रॉक में ऐसे कोई कट नहीं आया है, जबकि यहाँ पे ऐसा कट दिख रहा है। तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ठीक, समझाने की कोशिश की है कैसे अप्रोच करते हैं एलिमिनेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का इनफ्लो काफी है आजकल। नेक्स्ट, सेम देखिए क्वेश्चन, मैंने बोला ना ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ी है बेटा हमारे इस तरह के पेपर में। आइडेंटिफाई द 2 सिमिलर कीज फ्रॉम द इमेज सेट प्रोवाइडेड बिलो, प्रोवाइडेड आंसर स्ट्रिक्टली फॉलो एग्जांपल। अब भैया इनमें से आपको बताना है 2 सेम की कौन सी हैं। इतनी सारी कॉम्बिनेशन कीज में हमें ये बताना है इनमें 2 सेम की कौन सी, ऐसी कौन सी 2 की है जो सेम है। तो इसको देखना होगा, बताना होगा। तो बेटा अब एक तरफ से इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 6 नंबर को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, अब ऐसी की कहाँ पे दिख रही है? 14 पे आ जाइए। देखिए मैं सर्कल करते जा रहा हूँ, 3, 14, बस। अब देख लेते हैं ये सेम है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं
नहीं भाई, यहाँ पे हार्ट हार्ट शेप इधर बना है, इसमें हार्ट शेप नहीं है, इसमें भी हार्ट शेप नहीं है, तो 3 तो पहले हटा दो, 3 तो हमारे गेम में नहीं आने वाली है। अब यहाँ देखिए, इस साइड एक ब्लॉक होना चाहिए, है यहाँ पे 1 2 और 3। देखिए अगर 1 और 14 तो देखिए छोटा वाला 2 3, 1 2 3 सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। और ये 2 के, हाँ देखिए 6 एंड 14 आपको एकदम बेटा 6 एंड 14 देखिए क्लियर दिख रहा है, सही है 6 एंड 14। आगे और देखते हैं, एक ही आंसर नहीं है, आइडेंटिफाई द सिमिलर कीज, ठीक है और भी हो सकते हैं। अभी मुझे 6 एंड 14 यहाँ पे दिखा है, अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा ये देखिए जरा 1 वाला और 11 वाला चेक करिए, नहीं भाई डिफरेंट है, डिफरेंट है, ऐसा कहीं और बन रहा है। 4 में आ जाइए, लेकिन 4 में यहाँ हार्ट शेप बना दिया है, नहीं होगा, तो ये हटा दो, मेरा ये भी चला गया, 1 एंड 4 हटा दो, जो होते जा रहे हैं हटाते जाइए। नेक्स्ट आते हैं, ये छोटे वाला देखें, 1 और 5, 4 2 एंड 5 नहीं सेपरेट है, नहीं बनेगा, नहीं है कहीं पे, ओके 2 और 5 हटा दो। ऐसे एलिमिनेट करना है, ऐसे एलिमिनेट करते जाना है। 7 नंबर पे देखो कहीं कुछ है, 7 एंड 10 नहीं सिमिलर नहीं है, और रिपीटिशन नहीं कहीं नहीं है, ठीक है। 8 और 9 काफी हद तक सिमिलर लग रहे थे लेकिन चेंज है। ओके 14 4 एंड 15 नहीं कहीं नहीं है, तो 6 एंड 14 हमारा आंसर, ठीक है। अब यही तरह आपको एक एक पेयर को ऑब्जर्व करना होगा, जो जिसकी आउटर बॉडी काफी हद तक सिमिलर दिख रही है, उन पेयर्स को बेसिस पे कंपेयर करके ऑब्जर्व करिए। आपके सामने कहानी है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कोई और आपको आप सोचिए कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट लग जाए नहीं लगेगा, दोस्त सिर्फ ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं बेटा, ठीक है चलिए अब देखते हैं कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको, आइए समझते हैं। सीरीज के ये तो भाई ये आएगा ही आएगा, इस पे कभी डाउट मत करिएगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन ही हैं, और मैंने जैसे बताया इनकी प्रैक्टिस आपको आंख बंद करके करनी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोर्स में आ रहा नहीं आ रहा, आपको पर डे बेसिस पे करनी है। अच्छा इस पे आते हैं बेटा, देखिए अब इसको हम वेरिएबल्स के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बनाना प्लस बनाना 15, माने एक बनाना बराबर हमारा 15 आ गया, बेसिक कैलकुलेशन में एक बनाना बराबर 15 आ गया। आगे आते हैं, 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल बराबर 20, माने 4 एप्पल बराबर 20, तो 1 एप्पल बराबर 5, 4 बराबर 20 तो 1 बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए गुआवा, 2 गुआवा बराबर 8, तो 1 गुआवा बराबर 4 आ गया, चलेगा। अब यहाँ पे आइए, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, बनाना माने 15 प्लस एप्पल, एप्पल बराबर 5 इंटू गुआवा, गुआवा बराबर 4, तो 15 प्लस 20 एंड वी हैव 35, तो हमारा आंसर 35 आ जाएगा। ऐसे वेरिएबल बना के इसे सॉल्व कर लीजिए, सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। ये सीरीज है, मैंने इसको बोला आप इसको टॉपिक मत मानिएगा, मैं बहुत क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, आप दोस्तों इसको टॉपिक मत मानिएगा, बस इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है जादू दिखेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए प्रीवियस, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे हम देखते आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा फ्रंट व्यू दिया है, मैं टॉप व्यू बताना, ये बहुत आता है बेटा आपके जेई और नाटा दोनों में, स्पेसिफिकली जेई में फ्रंट व्यू वाले क्वेश्चन टॉप व्यू वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बेटा फ्रंट व्यू दिया गया है, किसी भी डायग्राम का ये फ्रंट व्यू दिया गया है, इसके बेसिस पे जो इसका टॉप व्यू होगा, जो ये सामने से देखने पे दिख रहा है, ऊपर से देखने पे आपको क्या दिखेगा, आपको ये बताना है, टॉप व्यू बताना है, ठीक है। तो व्यूज ऑर्थोग्राफिक व्यू से बोलते हैं, ये हमारे जेयू नाटा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में इनफ्लो रहता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब देखिए क्लासिफिकेशन, डायग्राम क्लासिफिकेशन, ये भी पजल के फॉर्म में आता है बेटा। कह रहा ऑल 4 कर्व्स हैव सेम लेंथ एंड प्रोफाइल एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड वन। बेसिकली ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, कह रहे हैं सारे के सारे सेम है, एक सिर्फ डिफरेंट है, आपको जो डिफरेंट है वो बताना है। तो कौन सा टॉपिक है, जैसे बताया क्लासिफिकेशन टॉपिक है, ऑड वन आउट टॉपिक है। अब इसके क्वेश्चन हमें देखना है कौन सा डिफरेंट है, सबकी लेंथ और प्रोफाइल मतलब बेसिक जो यूनिट डायमेंशन है वो सेम है। अब यहाँ पे हमें देख के ऑब्जर्व करके बताना है कि भाई ये वाला हमें डिफरेंट लग रहा है, ये वाला अलग लग रहा है, तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइस,
बच्चों डिजाइन एंड आर्क में अगर मैं बोलूं सबसे चहेता टॉपिक इनका कौन सा है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे सबसे ज्यादा इनको पसंद है, सबसे ज्यादा इनको मजा आती क्वेश्चन बनाने में, वो डाइस है। इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। ऐसा कोई, मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पेपर सेट नहीं, आप कोई भी पेपर सेट उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई पेपर सेट नहीं है जहां पर डिजाइन और आर्क के टॉप पेपर्स में बेटा डाइस से क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, इसके मैं अभी आपको और एक, हाँ बेटा, और भी आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा कि जब हम टॉपिक्स करेंगे तो हर पेपर में से भर के क्वेश्चन आता है। कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसे बोलते हैं ओपन व्यू। ये ओपन डाइस या ओपन व्यू कहलाता है, और ये क्लोज व्यू है, ये क्लोज व्यू है। या तो क्लोज व्यू से वाइस एंड वर्सा चलता है, या तो क्लोज व्यू से ओपन व्यू डेवलप करने को कहेंगे, या ओपन व्यू से क्लोज व्यू डेवलप करने को कहेंगे। ये बेसिकली हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, करना होता है। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं, इसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर। जब हम डाइस का टॉपिक करेंगे तो ये हमारा टाइप 4 है, इसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है जरा देखिएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है। ओपन डाई से 6 सरफेस दिख रहे हैं, बराबर में क्लोज व्यू में 3 सरफेस है। 1 2 3, क्लोज व्यू 3 सरफेस है। हमें ओपन से क्लोज की तरफ आना है। जब हम ओपन से क्लोज की तरफ आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब हम ओपन से क्लोज की तरफ आते हैं बच्चों, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर। माने जैसे अगर मैं बोलूं आपको, ये फेस मेरा दिख रहा है, हैंड का, मेरे पाम का ये फेस दिख रहा है, तो इसका पीछे वाला दिखाई देगा क्या? नहीं। एट अ टाइम अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते हैं। मतलब अगर आपको हथेली का, पाम का ये हिस्सा आगे सामने दिख रहा है, तो उसका बैक वाला नहीं दिखेगा। अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। सेम चीज को हमें यहाँ इनपुट करना होता है, सेम चीज हमें यहाँ लगानी होती है। तो सबसे पहले अपोजिट होते क्या है? ओपन व्यू में जब हम एक ब्लॉक या एक फ्लोर को स्किप करते हैं तो अपोजिट फ्रेम होता है। जैसे मेरे पास ओपन व्यू में एक ये वाला है, ये वाला, इसका अपोजिट एक ब्लॉक को छोड़ के अपोजिट आ जाएगा। वन ब्लॉक स्किपिंग करते हैं तो अपोजिट बनता है। मैं जब आपको क्लासेस में डाइस टॉपिक हम नॉन वर्बल में करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, तो मैं अपोजिट बता देता हूँ, जरा देखिएगा यहाँ है क्या, फिर से नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 का अपोजिट 5 होने वाला है, सरफेस 2 इज अपोजिट टू सरफेस 5, 4 इज अपोजिट टू 6 एंड 1 इज अपोजिट टू 3। तो ये टोटल 3 हमारे से अपोजिट आ रहे हैं। अगर मैं अपोजिट की बात करता हूँ, ये टोटल 3 अपोजिट हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा ऑप्शंस में देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है जिसमें अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रहे हों, क्योंकि अपोजिट सरफेस तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, उनका तो बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि कहीं हमारे आंसर फिगर में ऐसा कोई सरफेस तो नहीं है जो अपोजिट बना रहा हो। अगर कहीं अपोजिट बन रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, उसे हम हटा देंगे। तो इधर देखिएगा, चलिए अब एक ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। इसको क्लीन करते हैं पहले। ऑप्शन ए देखते हैं, 6 इज अपोजिट टू 4। तो 6 के साथ गोला सर्कल 4 तो नहीं आ रहा, नहीं भाई 6 के साथ 4 नहीं आ रहा, चंगा है। एलिमिनेट अभी नहीं कर पाएंगे, कुछ और बेटा एंगुलर मूवमेंट्स को देखेंगे, वो आगे की बात है। अब आते हैं 3, 3 इज अपोजिट टू 1। तो 3 के साथ 1 तो नहीं आ रहा है, नहीं भाई 1 नहीं आ रहा है, चलेगा। आगे ऊपर है 5, 5 का अपोजिट कौन सा हो रहा है? 5 का अपोजिट 2 हो रहा है, तो 5 के साथ 2 तो नहीं आ रहा है, जरा देखिए, नहीं भाई 5 के साथ 2 भी नहीं आ रहा, तो ए को मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने बेसिक एलिमिनेशन अप्रोच पे किसी भी ग्राउंड पे ए को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी पे आते हैं। सबसे पहले 6, भाई 6 के साथ देखो 4 तो नहीं है, नहीं है, ओके। फिर आते हैं बेटा, ये हमारी वाले शैडोज हैं। तो 2 के साथ 5 तो नहीं है, नहीं 5 नहीं है। 1 के साथ 3 तो नहीं है, नहीं है, नहीं एलिमिनेट कर पाए। अभी अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं, मैं यहाँ पे अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट कर रहा हूँ। इसका अगला पॉइंट होता है जो कुछ बेसिक एलिमिनेशन है, इसके बाद इसका अगला पॉइंट होता है बेटा, हमारा आता है क्या? एंगुलर मूवमेंट, उनको हम देखेंगे। तो पहले बेसिक देख लें। अब आते हैं सी पे। भाई 4 है, 4 के साथ 6 तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, सही है। 5 के साथ 2 तो नहीं दिख रहा है, अब फंसा मैटर। बेटा इधर देखिएगा, ये 5 दिख रहा है, और 5 के बाद ये वाला सरफेस देखिए। अब हम कंफ्यूज हैं, देखिए ये शेप अगर देखिए, यही ट्रायंगुलर शेप यहाँ है, यही ट्रायंगुलर यहाँ है, तो हम ये कंफ्यूज हैं, ये जो ऊपर वाला है 5 के साथ, ये कौन सा है? तो इसको कैसे जज करते हैं देखिएगा। 1 2, बेटा 5 के साथ 2
आ रहा है वहाँ पे 2 जैसा, तो हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। मतलब मेरे हिसाब से ऑप्शन सी गलत हो सकता है, वो क्लोज है। अभी हम एंगुलर व्यू जब डेवलप करेंगे तो उसे देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्लोज है। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। तो ये है हमारा 6। भाई 6 के साथ 4 तो नहीं है, नहीं है सर। अब देखो 5 के साथ 2 तो नहीं है, अब 5 के साथ 2 जैसा कुछ दिख रहा है, कंफ्यूज है डी में भी। और सेम चीज है कि 1 के साथ 3 नहीं, 1 के साथ 3 नहीं है। तो बेटा हम यहाँ पे इन दोनों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट आ रहे हैं ये हमारे इनको वीक कर रहे हैं, गलत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमने बेसिक एलिमिनेशन किया बेटा। इसके बाद अब हमारे आते हैं एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट कैसे बनता है? जब इस डाइस को 3D से 2D में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से सरफेस ऐसे हैं वो कहाँ अटैच होंगे। मैंने मान लिया कि ये मेरा बेसिक है, ये मेरा बेस है, मैं इसके ये हमारा बॉटम बनेगा। तो जब बॉटम बनेगा तो ये उठ के ऊपर आएगा, ये उठ के ऊपर आएगा, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ये इससे टच होता है इधर बनेगा। तो इसे बोलते हैं एंगुलर मूवमेंट। ये इसमें हम करते क्या है, किसी एक को 6 में से बॉटम मान के उसके करस्पॉन्डिंगली अदर सारे सरफेस को उठाते हैं। एक दो मतलब हम 3D से 2D, जो हमारा 2D डायग्राम है उसे हम 3D डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओपन डाइस हमारा 2D है और हमें क्या बनाना है, क्लोज व्यू 3D। तो एंगुलर मूवमेंट के बेसिस पे इसमें जजमेंट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं आगे क्लास में इसको बताऊंगा कैसे बेसिक से इसको कनेक्ट करते हैं, बॉटम को मानते हुए कैसे हम 2D टू 3D की तरफ कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। टॉप जैसे मैं क्लासेज जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासेज में हम क्या देखेंगे, टॉपिक वाइज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने एक लॉगरिथम कराया, ब्लड रिलेशन कराई या लॉजिकल पजल्स कराई, ये सारे टॉपिक्स हम टॉपिक वाइज अपने सेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करते हुए देखेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्टर, जब आप छोटे छोटे बनाते ना, कि जैसे मैंने बताया पजल्स में 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तो पजल का पहले टाइप हो गया कॉन्फिडेंस है, दूसरा हो गया कॉन्फिडेंस। जब ऐसे ऐसे करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सक्सेस सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही आती है। मैं आपको बता दूं, नॉलेज और दोनों के कॉम्बिनेशन से। चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आपको पहले भी बता चुका हूँ। हर टॉपिक अपने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होगा। चैप्टर मूव फ्रॉम इजी टू हायर, हम हमेशा क्वेश्चंस को सरल से कठिन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पहले जो बच्चा जिसको आता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो भी कनेक्ट हो सके, वो भी डेटा के साथ बेटा टॉपिक के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ सके। तो इस क्रम में, सीक्वेंस में हमें अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाना है। ओके, हाँ। सो कुछ अदर फैक्टर्स, कुछ अदर चीज़ें जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, कॉलेज जाएंगे, सेलेक्ट होंगे, एग्जामिनेशन, ये सब होता रहेगा, ये सब हमेशा लाइफ भर चलता रहेगा दोस्तों। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और लर्निंग है जो आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे है। इनको आप अपने लाइफ में धीरे धीरे ऐड ऑन करना स्टार्ट करें, धीरे से छोटे छोटे समय से इन्वॉल्व करना स्टार्ट करें। आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप बेहतर प्रोफेशनल, बेहतर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में हमने नाटक रीजनिंग टॉपिक सेशंस के बारे में देखा, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पैटर्न चेंज हो रहा है, वर्बल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स वाले जो यूसीड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनका इन्फ्लो देखिए कितना बड़ा है, उनको कैसे बेस्ट अप्रोच से डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। एक दो क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी हमने देखे, बहुत से क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने आपको नहीं बताए हैं, जो मैं आगे फर्दर डेडिकेटेड जब इनकी चैप्टर की क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल एक आइडिया डेवलप की कोशिश की मैंने की है। अगर अभी भी, वैसे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है नाटा पेपर में रीजनिंग के चैप्टर्स को लेके, उसके इन्फ्लो, उसके क्वेश्चंस के फॉर्मेशन को लेके, आप प्लीज कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट को पढ़ के, हमें पता चलता है यहाँ हमें इंप्रूव करना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों के हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आ गया है या मैं परफेक्ट हूँ, नहीं। आपका हर कॉमेंट हमें बहुत लर्निंग देता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई है या जिसमें और भी आगे चैप्टर्स में होना चाहिए, जो आपको चाहिए एज अ स्टडी, एज अ एंट्रेंस एग्जाम पार्टिसिपेंट, आप कमेंट करें, हम उसे 100% बेटा कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे। सो आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं इसी तरह ब्यूटीफुल और एक नॉलेजफुल सेशन में फिर से बहुत जल्दी। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।